हेलो गाइस। आज इस लेक्चर में हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम चार चीज़ों को समझेंगे। पहली तो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरी है व्हाट इज़ नीड ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ पावर्स और से व्हाट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है जो हम आंसर करेंगे वो है हाउ देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट between different organs of state in India. This is the main question that you have to answer. और चौथा हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस। अब मैं इस टॉपिक का डिस्कशन शुरू करूं, मैं उससे पहले बता देता हूं कि 26 नवंबर से मैं 2 कोर्सेज शुरू कर रहा हूं। पहला तो है इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें हम वीकली बेसिस पे एक टेस्ट सॉल्व करेंगे, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। और जो दूसरा कोर्स है वो है एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन कोर्स फॉर जीएस प्री कम मेंस। अब जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोर्स का लिंक डाल दूंगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की। देखो, स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं। पहला तो है लेजिस्लेचर, पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर। दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव और तीसरा ऑर्गन है जुडिशियरी। अब लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम है टू एडमिनिस्टर द लॉज, टू एडमिनिस्टर द लॉज। एंड जुडिशरी का काम है टू एडजुडिकेट, टू एडजुडिकेट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे तो लेजिस्लेचर है हमारी पार्लियामेंट, हमारी एग्जीक्यूटिव है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और जुडिशरी है हमारी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब सबसे पहला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कि इन दोनों के बीच में पावर्स का सेपरेशन कैसे है। तो ये समझो कि हमने कौन सा मॉडल गवर्नमेंट का अडॉप्ट किया है। वी हैव अडॉप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव अडॉप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट both at the central and state level. And this British parliamentary form of government means 2 things. इसके 2 मतलब हैं। पहला तो ये that the council of ministers is derived from the legislature. Council of ministers is derived from legislature. It means that every minister has to be a member of parliament. और दूसरा इसका मीनिंग ये है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अकाउंटेबल टू लोकसभा, अकाउंटेबल टू लोकसभा। इसका मतलब ये है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिस रिमेन्स इन पावर टिल द टाइम इट एंजॉयज द मेजोरिटी इन लोकसभा। द डे इट लूजेस द मेजोरिटी इट मस्ट रिजाइन। अब देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, द बॉडी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ पार्लियामेंट, येट the ministers are derived from the parliament and are accountable to Lok Sabha. This shows incomplete separation of powers. This shows incomplete separation of powers. तो हम कह सकते हैं that the separation of powers between legislature and executive is incomplete due to British parliamentary form of government. Now, this separation of powers is also incomplete due to office of president. Office of president. Now the president, who is the head of executive in India, president who is the head of executive in India is also part of legislature, and in this regard he performs legislative functions. Without president's assent, parliamentary laws cannot be enacted. Further, he is empowered to make laws in the form of ordinances if urgency arises and parliament is not in session. So all this discussion shows
incomplete separation of powers between legislature and executive in India. Now comes second separation of powers. Second is separation of powers between executive and judiciary. Separation of powers between executive and judiciary. Between executive and judiciary. देखिए 1973 से पहले जो जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे मजिस्ट्रेट के, दे वर परफॉर्म बाय ए सिंगल अथॉरिटी एंड देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स. लेकिन 1973 में पार्लियामेंट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इनेक्टमेंट किया. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पार्लियामेंट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेके आई, जिसको हम कहते हैं CRPC 1973 में. अब इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने क्या किया? दिस कोड separated the judicial and executive functions of the magistrate, and this was done to promote one of the directive principles of state policy, which states that judiciary shall be separated from the executive. Since then, the judicial functions are performed by the judicial magistrate headed by the district session judge, and executive functions are performed by the executive magistrate headed by district magistrate DM. However, this separation of powers is incomplete, as the president who is the head of executive, also has the power to pardon convicts in criminal cases. Power to pardon convicts in criminal cases. Convicts in criminal cases. Further, the composition of tribunal. Further, the composition of tribunal shows an incomplete separation of powers, because in tribunal a legal mind presides over the court along with an administrative or technical mind. So the executive is allowed to adjudicate, executive is allowed to appreciate evidences, executive is allowed to give judgment on the basis of evidences. Now during election time, the returning officer, और रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? DM. During election time, the returning officer gets the power to act judicially. He may seek evidences while scrutinizing nomination paper. He is thus said to have quasi-judicially. Thus, even this separation of powers between the executive and judiciary is incomplete. Now, separation of powers between legislature and judiciary. Separation of powers between legislature and judiciary. देखो, this issue of separation of powers between legislature and judiciary arose for the first time in the case of Mrs. Indira Gandhi versus Raj Narayan. अब इस केस में हुआ क्या था वो समझो. When the election of Mrs. Indira Gandhi was invalidated by the High Court, then she amended the Representation of People's Act, and a provision was introduced which said that election of a Prime Minister shall remain valid if there is a High Court judgment and invalidated it. And this was done when Supreme Court was hearing an appeal against the High Court judgment. The Supreme Court held that this amendment was not correct, because High Court judgment can be put aside by Supreme Court, and that through an adjudicating process. If Parliament tries to set it aside by making a law, then Parliament is actually not enacting but adjudicating, and this is not allowed under the Constitution. However,
समटाइम्स द लेजिस्लेचर गेट्स द पावर टू एक्ट जुडिशियली, यानी कि कई बार लेजिस्लेचर को भी पावर मिल जाती है जहां वो जुडिशियली एक्ट कर सकती है। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं वो समझो। आप वो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स ऑफ प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ हायर जुडिशरी एटसेट्रा। Impeachment proceedings of president, judges of higher judiciary, etc. Further, Parliament is allowed to appreciate evidences even in contempt proceedings. Contempt proceedings यानी कि अगर आप पार्लियामेंट के लिए कुछ बुरा बोलते हो, उस बॉडी को अब्यूज करते हो पार्लियामेंट को, even then he may seek evidences, he may appreciate the evidences, and based on those evidences, Parliament has the power to punish you, just like a court. So all this shows that there is incomplete separation of powers between different organs of the state. इसलिए ये जो कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, इसको किसके साथ पढ़ना चाहिए? इसको पढ़ना चाहिए विद द थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। यानी कि जो कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, दिस कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स शुड बी रीड अलोंग विद द थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. This theory of checks and balances says that each organ should act as a check and balance on the other two organs of the state to prompt them towards fulfilling their constitutional role and prevent them from becoming a dictatorial power. So this was the concept of separation of powers. ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया. अगर इस लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो नीचे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है. आई विल आंसर दैट. अगर किसी को कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं. जो कोर्स है वो 26 नवंबर से शुरू हो रहा है. कोर्स बाईलिंगुअल नहीं है, कोर्स हिंदी और इंग्लिश में है. जो भी बाईलिंगुअल है वो सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलेगा. थैंक यू फ्रेंड्स.